हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश कुशवाहा है। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नीरज सोनी की दुकान पे। आज हम आपको बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि चैप्टर से लिए गए हैं, पुष्पी पादपों में प्रजनन। तो आज का टॉपिक है लघु बीजाणु जनन। आपको लघु बीजाणु जनन समझने से पहले इस चैप्टर की कुछ बेसिक बातों को समझना पड़ेगा। जैसे कि इस चैप्टर का बेस क्या है कि पुष्प से कैसे फल बनता है। ठीक है, तो आइए हम इसका बेसिक समझाते हैं। आपको सबसे पहले इसमें पुष्प की संरचना को देखना होगा। चलिए हम पुष्प की संरचना बना के दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि एक पुष्प में आपने देखा होगा नीचे हरे हरे कुछ पत्ते होते हैं जिनको हम कहते हैं बाह्य दल। ठीक है, अब आपने एक पुष्प में रंग बिरंगी पंखुड़ियों को देखा होगा, जिन पंखुड़ियों को हम कहते हैं दल। अब देखिए पुष्प के इस वाले भाग को ये दिख रहा हो आपको, इस वाले भाग को हम कहते हैं पुंकेसर। अब देखिए आपको पुष्प का यह फूला हुआ भाग दिख रहा होगा जिसको हम कहते हैं स्त्री केसर। देखिए फ्रेंड, पुष्प के ये जो बाह्यदल और दल भाग होते हैं ये पुष्प के सहायक अंग होते हैं। ठीक है, और पुष्प के ये वाले भाग, ये दोनों पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ये पुष्प के आवश्यक अंग होते हैं। आवश्यक अंग इसलिए होते हैं क्योंकि यह एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, यानी कि जनन अंग होते हैं। देखिए पुष्प का ये वाला भाग ये होता है नर भाग, और पुष्प का ये वाला भाग जो स्त्री केसर जिसको हम कहते हैं, ये पुष्प का मादा भाग होता है। पुष्प का नर भाग होता है पुंकेसर तथा पुष्प का मादा भाग होता है स्त्री केसर। अब देखिए पुंकेसर के भी दो भाग होते हैं। ये ऊपर वाला जो भाग है इतना, ये इसको हम कहते हैं पराग कोश। ठीक है, अब जो नीचे का भाग है इसको हम कहते हैं उतंतु। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जैसा कि पुष्प का मादा भाग है, ये भी तीन भागों में विभक्त होता है। देखिए ये जो मादा भाग है ऊपर का, इसको हम कहते हैं वर्ती काग्र, पुष्प का ये ऊपर वाला भाग। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे इसके अलावा ये थोड़ा पतली पाइप सी है, इस वाले भाग को हम कहते हैं वर्तिका। ठीक है, अब ये देख रहे हैं पुष्प का जो फूला हुआ भाग है, पुष्प का जो फूला हुआ भाग है उसको हम कहते हैं अंडाशय। अब समझिए हमने जो टॉपिक लिया है लघु बीजाणु जनन, इसका इससे क्या तात्पर्य है। देखिए लघु बीजाणु जनन ऐसा है कि
जो पुष्प का नर भाग होता है इसमें नर युग्मक बनते हैं। नर युग्मक होते हैं पुष्प के नर युग्मक होते हैं पुष्प के परागकण। ठीक है, अब सोचिए, देखिए लघु बीजाणु जनन क्या है कि पुष्प के नर भाग परागकोश में नर युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को ही लघु बीजाणु जनन कहते हैं। इसको इंग्लिश में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी कहा जाता है। आज हम आपको यही समझाएंगे कि कैसे पुष्प के नर भाग यानी कि परागकोश में नर युग्मक पराग कणों का निर्माण कैसे होता है। चलिए अब हम आपको ये टॉपिक समझाते हैं, लघु बीजाणु जनन। अब हम आपको लघु बीजाणु जनन के बारे में समझाते हैं। देखिए पुष्प के नर भाग यानी कि पराग कोश, पुष्प के नर भाग परागकोश को यदि हम ऐसे बीच से काट के देखें तो हमको एक संरचना दिखाई देती है। देखिए ऐसी संरचना दिखाई देगी। यदि हम पुष्प के परागकोश को ऐसे काट के देखें तो हमको ऐसी संरचना दिखाई देती है, जिसके अंदर आप ये 4 गोले देख रहे होंगे, इनको हम कहते हैं पराग लघु बीजाणु धानियां। याद रखना फ्रेंड्स, एक परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। अब देखिए इन्हीं लघु बीजाणु धानियों के अंदर परागकण का निर्माण होता है, यानी कि पुष्प के नर युग्मक का निर्माण होता है। अब देखिए यदि हम इस भाग को जूम करके देखें, यहां देखते हैं, इसको मैं मिटाता हूं। यदि हम इस भाग को जूम करके देखें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब समझिए फ्रेंड, एक लघु बीजाणु धानी के अंदर एक कोशिका पाई जाती है जिसका नाम है अधोस्तरीय। तो देखिए फ्रेंड्स, लघु बीजाणु धानी के अंदर एक कोशिका पाई जाती है जिसका नाम है अधोस्तरीय कोशिका। अब देखिए ये कोशिका ऐसी पाई जाती है, ठीक है। ये कोशिका थोड़ी विकसित होकर एक नई कोशिका बनाती है जिसका नाम है पशु कोशिका। यहां भी कोशिका, ठीक है। अधोस्तरीय कोशिका थोड़ी सी विकसित होकर एक नई कोशिका बनाती है जिसका नाम है परपशु कोशिका। ये कोशिका विकसित होकर एक कोशिका बनाएगी, परपशु कोशिका। अब देखिए परपशु कोशिका में होता है समसूत्री विभाजन। परपशु कोशिका में होता है समसूत्री विभाजन, जिसके फलस्वरूप 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक कोशिका होती है हमारी प्राथमिक
वित्तीय कोशिका, दूसरी होती है प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, ये जो परपशु कोशिका थी इसमें होगा समसूत्री विभाजन, जो दो कोशिकाओं का निर्माण करेगा। एक होती है हमारी प्राथमिक वित्तीय कोशिका तथा दूसरी होती है प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका। अब देखिए, पहले हम समझते हैं प्राथमिक वित्तीय कोशिका का आखिर कार्य क्या है, ये क्या करती है। देखिए, ये जो प्राथमिक वित्तीय कोशिका होती है ये 3 स्तरों का निर्माण करती है। ठीक है, ये 3 स्तरों का निर्माण करती है। उस तरह एक होता है बाह्य स्तर, 3 स्तरों का निर्माण करती है। एक होता है बाह्य स्तर तथा दूसरा होता है मध्य स्तर और लास्ट में होता है टेपिटम। देखिए, बाह्य स्तर एक लेयर का बना होता है और मध्य स्तर जो होता है वो हमारा 3 लेयर का बना होता है और लास्ट का जो टेपिटम होता है वह भी एक लेयर का बना होता है। आइए देखिए, ये जो वित्तीय कोशिका है ये कैसे कार्य करती है। देखिए, सबसे पहले वित्तीय कोशिका का पहला स्तर बनेगा बाह्य स्तर। ये ऐसे बनता है। बाह्य स्तर का निर्माण हो चुका है। अब देखिए, मध्य स्तर की 3 लेयर बनेंगी। ये हो गई हमारी पहली लेयर। अब देखिए, ये बन गई हमारी दूसरी लेयर। और ये बन गई हमारी तीसरी लेयर। अब देखिए, हमारे जो मध्य स्तर की लेयर थी वो तीनों हमने बना दी हैं। अब लास्ट में रह जाता है टेपिटम, जो कि एक लेयर का बनता है। देखिए, ठीक है। अब हमारी देखिए, इस प्राथमिक वित्तीय कोशिका का कार्य खत्म हो चुका है। अब आती है प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका। देखिए, ये है हमारी प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका। अब देखिए फ्रेंड्स, प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका में होता है समसूत्री विभाजन। इसमें होगा समसूत्री विभाजन, जिसके फलस्वरूप एक कोशिका बनती है जिसको कहते हैं हम लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, इस
जो प्राथमिक पूबीजाणु जनन कोशिका है उसमें होता है समसूत्री विभाजन, जिससे हमारी बनती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन। आपको पता होगा अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है इसमें होता है हमारा अर्धसूत्री विभाजन। जिसके फलस्वरूप होता है परागकण। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप हमें 4 परागकण मिलते हैं, यानी कि 4 परागकण का निर्माण होता है। याद रखना, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 परागकण का निर्माण होता है। देखिए ये हैं परागकण। जैसा कि हमने बताया था, लघु बीजाणु जनन में नर युग्मक परागकण का निर्माण करना होता है। देखिए इसके अंदर जो परागकोश है, परागकोश के अंदर एक अधोस्तरीय कोशिका पाई जाती थी, जिसमें जो विकसित होकर परपशु कोशिका का निर्माण करती है। अब इस परपशु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक होती है हमारी प्राथमिक भित्तीय कोशिका, दूसरी होती है हमारी प्राथमिक पूबीजाणु जनन कोशिका। अब देखिए, जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है ये 3 स्तरों का निर्माण करती है, बाह्य स्तर, मध्य स्तर तथा टेपिटम। बाह्य स्तर हमारा 1 लेयर का बना होता है, मध्य स्तर हमारा 3 लेयर का बना होता है तथा लास्ट का जो टेपिटम है वो हमारा 1 लेयर का बना होता है। अब देखिए यहां से एक कोशिका जो है प्राथमिक पूबीजाणु जनन कोशिका, इस कोशिका में होता है समसूत्री विभाजन, जिसके फलस्वरूप लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है बाद में अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 परागकण यानी कि नर युग्मकों का निर्माण होता है, जो कि हमको करना था। अब देखिए जो टेपिटम स्तर होता है ये इन परागकण को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, ये यहाँ ऐसे व्यवस्थित हो जाते हैं और टेपिटम से पोषण ग्रहण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, मेरी थोड़ी राइटिंग खराब है, मैं आगे चल के इस पे थोड़ा काम करूंगा, अपनी राइटिंग सुधारूंगा। और आप कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो मेनली उन बच्चों के लिए बनाई गई है जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, उनको यूट्यूब पर सब चीजें इंग्लिश में समझ में आती हैं, मतलब समझ में नहीं आती हैं, उनके लिए ये हमने वीडियो बनाई है। हमको भी ये वीडियो बनाने में थोड़ी कठिनाई हुई थी। इस टॉपिक से आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर आगे वीडियो डालेंगे। ठीक है, अगर आपको समसूत्री या अर्धसूत्री में कोई भी डाउट है तो आप हम नीचे कमेंट कीजिए, हम उस पर भी नेक्स्ट वीडियो जरूर डालेंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को।